हाय नमस्कार, जय हिंद। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि वसीयत क्या होती है, वसीयत कैसे किया जाए और वसीयत कराने के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप अपने जीवन में ये चाह रहे हैं कि मेरी तो मृत्यु हो ही जाएगी, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, मेरी संपत्ति मेरे नियमों के अनुसार या मेरी इच्छा के अनुसार उनके बीच में बंट जाए, तो ऐसे में आपको वसीयत बनाना चाहिए। वसीयत इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके परिवार तक को इस संगठित रखने में कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है, क्योंकि परिवारों में जो विवाद की स्थिति होती है, जो लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है, वो प्रॉपर्टी से उत्पन्न होती है। और प्रॉपर्टी आपकी है और आपके मरने के बाद उसके पार्टीशन में जब बात आती है, तब जाके आपके बच्चों के बीच में, आपकी पुत्रियों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, भाई भाई के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाषण ना फैले आपके घर में, तो इसके लिए आप वसीयत जरूर बनाएं। खैर, वसीयत बनाने का अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई फर्जी वसीयत कर दी जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई माता पिता अगर ये अपनी रंजिशन एक पुत्र के हित में वसीयत कर देते हैं। कई बार ये भी हो सकता है ना कि जो 2-4 लड़के हैं तो एक लड़का ये कह दे कि मेरे नाम पे वसीयत कर दो, 2 लड़कों को छोड़ दे, तो वो फर्जी वसीयत कहलाएगी। और अगर आपके हक को मारकर वसीयत किया जाता है तो भी फर्जी वसीयत कहलाएगी। तो ऐसे डरा धमका कर वसीयत किया जाता है, वो भी फर्जी वसीयत कहलाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में फर्जी वसीयत को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं वसीयत को कैंसिल करने के लिए, किन किन सिचुएशंस में वसीयत को कैंसिल किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर नए हैं तो सबसे पहली बात कर देते हैं कि ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि किस प्रॉपर्टी की अगर वसीयत कर दी गई है तो उसे कैंसिल कैसे किया जाए। जैसे कि अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की कर दी गई है तो क्या उसे कैंसिल किया जा सकता है। अगर पैतृक संपत्ति की वसीयत कर दी गई है, आपका हिस्सा गोल कर दिया गया तो उसे कैसे कैंसिल किया जा सकता है। यहां पर सबसे पहले ग्राउंड्स को समझ लेते हैं। तो जो भी वसीयत है उसको करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का होना जरूरी है, और अगर वो लेक है तो फिर उसे फर्जी वसीयत माना जाएगा। जैसे कि लैक ऑफ टेस्टिमेंट्री कैपेसिटी। यहां पर एक बात ध्यान में रखना, टेस्टेटर जो वर्ड आएगा वो वसीयतकर्ता के लिए आएगा। इसे टेस्टिस मत समझ लेना, एक प्रकार का धन वो भी होता है लेकिन उसकी वसीयत नहीं की जा सकती ना, तो ये टेस्टेटर है, ठीक है, वसीयतकर्ता होगा यहाँ पर। तो लैक ऑफ टेस्टिमेंट्री कैपेसिटी यानी कि निर्णय लेने की क्षमता से आप कमजोर हैं, यानी कि आप एक वयस्क नहीं है। उस टाइम पर अगर आप वसीयत कर देते हैं या आपसे करा ली जाती है तो दैट विल नॉट बी कंसीडर एज अ वैलिड वसीयत और वैलिड विल। तो द टेस्टेटर पर्सन हु मेड द विल मस्ट be the sound mind and capable of understanding the nature of will at the time it was made. It means the person creating will must understand the implication of their decision and the extent of their property. तो 18 साल की एज से ज्यादा होना चाहिए और दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए। वो ये जानता होना चाहिए कि जो मैं ये कर रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, क्या ये सही है या नहीं है। डिसीजन लेने का उसके पास पावर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, 18 साल से कम है और उससे वसीयत करा ली गई है या फिर नशे में करा ली गई है, ऐसी सिचुएशन में ये वसीयत वैलिड नहीं मानी जाएगी। और इसको आप चैलेंज कर सकते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 59 के अंतर्गत इसे आप सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और इसे खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा, फ्रॉड और कोएर्जन यानी कि जालसाजी करके या फिर धोखाधड़ी करके अगर कर दी जाती है, फ्रॉड और कोएर्जन करके अगर कर दी जाती है तो भी ऐसी वसीयत को फर्जी माना जाता है, उसे भी कैंसिल कर दिया जाता है। इसके लिए जो एक्ट होता है, रिलेवेंट एक्ट होता है, वो सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 61 होता है। तो अगर कोई आदमी द मीन्स दैट अ टेस्टेटर वाज फोर्स्ड एंड डिसीव्ड इनटू क्रिएटिंग अ विल, अगर कोई डराकर जबरदस्ती में दबाव में बनवाता है तो ऐसी वसीयत को भी फर्जी वसीयत माना जाता है। उसे आप इस एक्ट के अंतर्गत सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उसे रद्द कराया जा सकता है। तीसरा है इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अब इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए तो यार एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना, एक विधिवत तरीके से जिसे किया जाता है। तो जैसे जब वसीयत बनाई जाती है तो वसीयत में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात तो ये होती है कि जो वसीयत करता है वो पूरी रूप से दिमागी रूप से स्वस्थ हो, 18 साल से ज्यादा का हो, 18 साल की आयु कंप्लीट कर चुका हो, और साथ ही साथ में जो 2 गवाह हैं वो होने बहुत ही जरूरी है, उनके प्रॉपर सिग्नेचर मेंशन होने जरूरी है। अगर ये चीज नहीं होती है तो उसे इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन वसीयत का कहा जाता है। तो ए विल मस्ट बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली फॉलोइंग द लीगल फॉर्मेलिटी सच एज बीइंग साइंड बाय द टेस्टेटर एंड द विटनेस बाय 2 विटनेसेस, ठीक है ना। प्रॉपर एग्जीक्यूशन इंश्योर दैट द वैलिडिटी ऑफ विल एंड प्रेजेंट डिस्प्यूट ओवर इट्स ऑथेंटिसिटी। तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी को परिभाषित करता है कि अगर वसीयत
में दो गवाह नहीं है, या फिर इगड़म तिगड़म करके कुछ भी वसीयत ऐसे लिख दी गई है, कुछ ना तो गवाह है ना उनके सिग्नेचर है, तो भी वो वसीयत को गलत माना जाएगा, इम्प्रॉपर वसीयत माना जाएगा। और इसे सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 63, सेक्शन 64 के अंतर्गत सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और इसे भी खारिज कराया जा सकता है। नेक्स्ट है फॉर्जरी, यानी कि जालसाजी। अब ये फॉर्जरी क्या होता है कि जैसे कि धोखाधड़ी। अब घर में आप एग्जाम्पल करके समझिए कि आपकी कोई ऐसी महिला है या पुरुष है, पिता है, तो वो उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है और आप में से 4 लड़कों में से एक लड़का गया, वसीयत बनवाया, बोल दिया पापा ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऐसे डॉक्यूमेंट है मेरे पेरेंटल के लिए है, आप इसमें सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर करा लिया और सिग्नेचर कराने के बाद पता चलता है कि तो वसीयत बनवा लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में इसे कहा जाता है फॉर्जरी और ये वसीयत भी खारिज हो जाती है, इसे भी जालसाजी कहा जाता है। तो फॉर्जरी का मतलब ये होता है कि बिना किसी की मतलब समझ के बाहर अगर आप वसीयत बना रहे हैं, सामने वाला वसीयत करता को ये नहीं पता कि आप क्या करवा रहे हैं उससे, तो फिर उसे जालसाजी माना जाता है। और इसके लिए जो लॉ है वो इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 463 के अंतर्गत इसे आप फॉर्जरी केस में चैलेंज कर सकते हैं और वसीयत को कैंसिल कराया जा सकता है। नेक्स्ट जो होता है रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब ये होता है कि अगर वसीयत खारिज कर दी गई है, रिवोकेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है, सपोज करिए कि वसीयत करता जो होता है उसको ये पावर है कि एक बार वसीयत बनाने के बाद अगर वो जिंदा है तो वो चाहे तो उस वसीयत को कैंसिल करा सकता है, खारिज करा सकता है और दूसरी वसीयत बना सकता है। तो अगर आपके पक्ष में पुरानी वसीयत है और नई वसीयत उसने दूसरे के पक्ष में कर दी, इन दिस सिचुएशन जो पुरानी वसीयत है वो वैलिड नहीं होगी, नई वसीयत वैलिड होगी। तो रिवोकेशन अगर वो उसे खारिज भी कर देता है, किसी के नहीं कराता है, तो ऐसी वसीयत के बाद उस वसीयत का म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये वसीयत भी खारिज मानी जाती है और इसे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 70 और 71 के अंतर्गत आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और इसे भी खारिज कराया जा सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट लैक ऑफ फ्री कंसेंट। लैक ऑफ फ्री कंसेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये चाह रहे हैं, जैसे आप यहां पर देखिए, इफ विल वॉज मेड विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ द टेस्टेटर इट कैन बी चैलेंज। फ्री कंसेंट मीन द टेस्टेटर मेड द विल वॉलंटरली विदाउट एनी प्रेशर और मिसप्रेजेंटेशन। तो अगर वसीयत करता जो है, टेस्टेटर जो है, उसको किसी भी प्रकार से दिमागी रूप से प्रेशर नहीं दिया जाता, जैसे कि बंदूक की नोक पर, तलवार की नोक पर अगर उसे ये नहीं कहा जाता कि ए तू यहां पर वसीयत कर, इस वसीयत को कर, या फिर जैसे नहीं गुंडे खड़े करके बोल दिए जाते कि ठाकुर साइन करवा लें इससे, तो वो वाली सिचुएशन नहीं होती। अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो लैक ऑफ फ्री कंसेंट माना जाएगा इसे, यानी कि आप वो स्वतंत्र रूप से, एक हिंदी में बोलो तो स्वतंत्र रूप से नहीं था, स्वतंत्र रूप से स्वस्थ चित्त अवस्था में उससे ये वसीयत नहीं बनवाई गई है, इसलिए इसे लैक ऑफ फ्री कंसेंट माना जाएगा और इसे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 41 के अंतर्गत चैलेंज किया जा सकता है और इसे भी खारिज कराया जा सकता है। साथ ही साथ पे इसे 420 के केस में भी किया जा सकता है, इंडियन पेनल कोड के 420। ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्राउंड्स होते हैं जो कि अगर इंप्लीमेंट होते हैं तो किसी भी वसीयत को कैंसिल कराया जा सकता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए कि एक पर्सन है ए नाम का, इसके पास 2 प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी 2 प्रकार की कैसे ये होल्ड करके रख सकता है। एक प्रॉपर्टी इसके पास हो सकती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी इसके पास हो सकती है सेल्फ एक्वायर्ड की। ठीक है, अभी बताता हूं ये क्या होती है सेल्फ एक्वायर्ड। दूसरी प्रॉपर्टी इसके पास हो सकती है एंसेस्ट्रल। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी कहलाएगी जो कि ये ए पर्सन ने अपनी खुद की मेहनत से कमाया हुआ है, यानी कि बिना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यूज किए हुए, बिना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कमाई खाए हुए इसने इस प्रॉपर्टी को अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। तो इस पर इसका डायरेक्ट अधिकार है कि ये किसी को भी दे सकता है। सपोज करिए इसके 4 लड़के हैं ए बी सी डी, तो ये चाहे तो ये ए को दे सकता है, इसकी वसीयत कर सकता है, बी और सी डी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लड़का हो या लड़की हो, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में और उसके संशोधन 2005 के अनुसार इस पे लड़के का और लड़कियों का जन्म से अधिकार होता है, बराबर अधिकार। तो अगर इसके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी की वसीयत, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की वसीयत सिर्फ वो ए के नाम पर कर देता है, ऐसी सिचुएशन में बी सी डी को ये अधिकार है, उनका अधिकार मारा जा रहा है, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में जाकर वो ये दावा कर सकते हैं कि ये वसीयत जो है फर्जी वसीयत है, इसने हमारे हक को खत्म किया है और ऐसी ये जो प्रॉपर्टी थी
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, इस पे हमारा भी अधिकार था और ये वसीयत सिर्फ एक भाई के नाम पर की गई है, हमारा अधिकार खत्म किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में इस वसीयत को खारिज कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। वीडियो बनाते टाइम यार अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए दिल से क्षमा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।